Hey guys, welcome back to my channel HL Vibes. I'm Harshika Lakhina with you. Today we will continue our chapter number 11 marketing. अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देखकर ये वाला पार्ट कंटिन्यू कीजिए. ओके, सो लेट्स बिगिन. आज हमने करने हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में फर्स्ट आता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. देखो ये सारे जो 12 फंक्शन हैं वो आपकी केस स्टडीज में भी आ सकते हैं. सो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है उसमें. तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में आपको क्या बताया है कि मार्केटर की ये जॉब होती है कि उसको अपने मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है वो उसको कलेक्ट करनी होती है, गैदर करनी होती है. उसके बाद एनालाइज करना होता है कि क्या उसके स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसकी वीकनेस है, क्या कौन सी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको वो अगर अडेप्ट करता है तो उसको आगे प्रॉफिट होगा और किस चीज़ से, किस कॉम्पिटिटर से उसको थ्रेट है. तो ये हमारे पास आता है स्वॉट एनालिसिस. ठीक है, ये हमारा होता है स्वॉट एनालिसिस. मीन्स मार्केटर जो है वो मार्केट में सर्वे करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है या इंटरनेट से मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. तो इसमें हमारे वो क्या करता है, किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है, वो है स्ट्रेंथ्स. दैट इज क्या उसकी स्ट्रेंथ्स है बिजनेस की और क्या वीकनेस है, क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है और क्या थ्रेट्स हो सकते हैं कॉम्पिटिटर से. हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर ऐसा कोई प्रोडक्ट ला रहा हो जिससे उनके प्रोडक्ट को थ्रेट हो. तो वो सारी चीज़ें क्या होता है, ये उसके फर्स्ट फंक्शन होता है कि उसको मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. उसके बाद आता है मार्केट प्लानिंग. देखो अब क्या होता है इसमें, उसको मार्केटर को सारी प्लानिंग करनी होती है कि आगे उसको क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं और उसके लिए वो हर एस्पेक्ट के बारे में प्लान करता है कि कितनी प्रोडक्शन होगी, कहाँ से प्रोडक्शन होगी, कहाँ से प्रोक्योरमेंट होगी, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा. मीन्स हर चीज़ वो प्लान करता है क्योंकि उसको आगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होता है. ओके, तो हमारा गैदरिंग हो गया, उसके बाद मार्केट प्लानिंग होगी, उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट आता है कि मीन्स प्रोडक्ट को डिज़ाइन एक प्रोवाइड करना और उसकी डेवलपमेंट करना. ये बहुत मेजर स्टेप होता है. क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, कस्टमर्स जो है वो अगर डिज़ाइन उनको पसंद आया तो वो अट्रैक्ट होंगे और ये आपको प्रोडक्ट का डिज़ाइन आपको एक एडवांटेज देगा, आपके कॉम्पिटिटर्स से ऊपर उठने का आपको एक एडवांटेज देगा. मीन्स अगर कोई भी चीज़ बाय करता है, अगर सपोज अगर एक कस्टमर कार को परचेज करने का सोचता है तो वो सिर्फ ये नहीं सोचेगा कि वो फीचर्स हो, दैट इज़ माइलेज, प्राइस, ये सारी चीज़ें सिर्फ यही नहीं देखेगा. वो क्या देखेगा, साथ में प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी देखेगा. कार का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए. तो आपको अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन और उसको डेवलपमेंट उसकी अच्छी करनी है. ओके, उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का क्या मतलब है? स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और गुड ऑन द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस. मीन्स वो स्पेसिफिकेशंस के कितना आपको कितने इंचेस का बनाना है, साइज, क्वालिटी, हर चीज़ जो है वो प्री डिटरमाइंड है और उसी के बेसिस पे आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करना है. इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. दैट इज आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं. ओके, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है और साथ ही अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी तो हमारे को इंस्पेक्शन की या टेस्टिंग की नीड्स भी कम पड़ेगी. इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो बेस्ट होता है. और उसके बाद आता है ग्रेडिंग. तो ग्रेडिंग में क्या होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं, दैट इज ग्रुपिंग करनी शुरू कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि साइज हो गया, क्वालिटी हो गई या प्राइस हो गया. तो इनके बेसिस पे जब हम अपने प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स पे तो वो हमारी होती है ग्रेडिंग. फाइन, तो ये हमारा हो जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन का अलग मतलब है और ग्रेडिंग का अलग मतलब है. Fine. Now comes packaging and labeling. तो
पैकेजिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग रैपर टू द प्रोडक्ट। मीन जब हम एक प्रोडक्ट को रैपर प्रोवाइड करते हैं तो वो पैकेजिंग होता है। और पैकेजिंग जो है वो साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि वो अगर हमारा पैकेज अट्रैक्टिव होगा तो वो अपने आप ही लोगों को परसुएट करेगा उनको परचेज करने के लिए, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो ये एक साइलेंट सेल्समैन होता है। तो हमारा पैकेजिंग जो है वो दो बेनिफिट्स हमारे को देता है। फर्स्ट बेनिफिट होता है कि हमारे को ये प्रोडक्ट के प्रमोशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम पैकेज जो है वो अच्छा बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट हो जाएगा, अट्रैक्टिव लगेगा कस्टमर्स को और वो परचेज करेंगे। और साथ ही हमारी ये पिल्फरेज और ये प्रोडक्ट को खराब होने से भी बचाता है। तो जो प्रमोशन है, जो पैकेजिंग है वो क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट को पिल्फरेज वगैरह से भी बचाती है और साथ ही प्रोडक्ट को प्रमोट भी करती है। उसके बाद आता है लेबलिंग। लेबलिंग जो होता है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो उसको कैसे यूज़ करना है, उसके आगे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या हैं, कुछ एक्सपायरी डेट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, ये सारी चीज़ जो प्रोडक्ट के बारे में जाननी ज़रूरी है वो लेबलिंग होती है। ठीक है, हम अब ये लेबल जो है वो एक सिंपल सा टैग भी हो सकता है या फिर एक कॉम्प्लेक्स लेबल भी हो सकता है जो कि पैकेट पे होता है। तो लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। उसके बाद आता है हमारा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग साइन, सिंबल और नेम टू द प्रोडक्ट। हमारे पास दो तरीके के नेम होते हैं कि या तो हम अपने प्रोडक्ट को अपना कोई नाम दे दें या तो फिर उसको जेनेरिक नेम से पहचाने। मीन्स अगर एक फैन है, अगर वो मेरे ब्रांड का है, ब्रांड का मतलब अगर मैं उसको बोलूँ ये फिलिप्स का है, मेरे ब्रांड का नाम है फिलिप्स, और ये अगर मैं उसका नाम ही फैन रख दूँ तो वो उसका जेनेरिक नेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये ब्रांडिंग जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे को हमारे कॉम्पिटिटर से डिस्टिंग्विश करवाता है। मीन्स फिलिप्स अलग ब्रांड है, उषा अलग ब्रांड है, तो हमारे कॉम्पिटिटर से हमारा ब्रांड डिफरेंशिएट कैसे हो पाएगा, डिस्टिंग्विश कैसे हो पाएगा, वो जब हम उसको अपना एक प्रॉपर नाम देंगे या कोई सिंबल देंगे तभी हम अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट्स को अलग से पहचान पाएंगे। तो ब्रांडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो है कस्टमर्स भी अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं कि उनका कौन सा ब्रांड है। ओके, उसके बाद आते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। देखो, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो होती हैं वो हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज या फिर कोई एडजस्टमेंट्स करनी है, होम डिलीवरी हो गई या ग्रीवियंसेस, उनकी कंप्लेंट्स के बारे में सुनना। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो है वो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को जनरेट करने में। हमारे मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने में कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स कस्टमर्स जो है वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जहाँ पे उसको ज़्यादा सर्विसेज भी मिल रही है। मैंने आपको बताया था मार्केटिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट बनने से पहले से शुरू होती है और प्रोडक्ट बेचने के बाद भी रहती है। तो बेचने के बाद वो यही रहती है कि सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हम रिफंड का ऑप्शन दे रहे हैं, हम एक्सचेंज का ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये सारी क्या है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है जो कि एक सक्सेसफुल मार्केट क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, उसके बाद आता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। देखो, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट का प्राइस। So, price of the product is the amount of money you give to buy the product. मीन्स उस प्रोडक्ट को पाने के लिए जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो वो उस प्रोडक्ट का प्राइस होता है ना। तो अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस। एक प्रोडक्ट की डिमांड में प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जनरली माना जाता है कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस हाई है तो डिमांड कम होगी। मीन्स अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस हाई है तो वो यूजुअली लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कम हो जाएगी डिमांड, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे कि आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है। तो प्राइसिंग जो है वो भी हमारा आगे डिटेल में आएगा। फाइन। उसके बाद आता है प्रमोशन। देखो, प्रमोशन जो है वो होता है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये है, इसमें ये फीचर्स हैं, और उनको परसुएट कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो प्रमोशन इज अपने प्रोडक्ट को, उसकी सेल्स बढ़ाना,
उसको आगे लोगों तक पहुंचाना, तो ये प्रमोशन होता है। अब प्रमोशन के आगे बहुत तरीके होते हैं, जैसे हम सेल्स प्रमोटिंग टेक्निक्स ले रहे हैं या फिर एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ताकि वो उस प्रोडक्ट के बारे में जाने और साथ ही हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। तो प्रमोशन के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए बस इतना जानो कि इसमें 2 डिसीजन लेने होते हैं। फर्स्ट डिसीजन होता है कि किस चैनल के थ्रू हमारा प्रोडक्ट जाएगा, इनडायरेक्ट चैनल से जाएगा या फिर डायरेक्ट चैनल से जाएगा, ठीक है, मतलब हम इंटरमीडियरीज यूज करेंगे। इंटरमीडियरीज कैसे होते हैं, लाइक रिटेलर्स, होलसेलर्स, एजेंट्स, तो ये सारी इंटरमीडियरीज होती है। तो पहले मार्केटर को ये भी डिसाइड करना होता है कि वो इंटरमीडियरीज के थ्रू भेजेगा या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कस्टमर को दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है कि कौन सा चैनल वो यूज करना चाहता है। और सेकंड होता है कि वो कैसे उसको, मतलब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन पे पहुंचाना, क्योंकि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्लेस ऑफ कंजम्पशन से अलग होती है। फाइन, तो ये हमारा आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे हम पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके यस गाइस, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट की फिजिकल मूवमेंट करनी है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। क्योंकि देखो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आपकी प्रोडक्शन हो वहीं पर ही कंजम्पशन हो जाए। कई बार क्या होता है कि आपके प्रोडक्शन किसी प्लेस पे हो सकती है और कंजम्पशन तो पूरी जगह होती है। तो हमारे को ये रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे को प्रोडक्ट को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना है, ताकि कस्टमर्स उसको यूज़ कर पाए। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका काम यही होता है कि हमारे प्रोडक्ट को वो कस्टमर्स तक पहुंचाए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे को प्लेस यूटिलिटी देता है। कौन सी यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन के जो डिवीजन आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको कवर अप करता है। तो प्लेस यूटिलिटी हमारे को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर हमारे को ये डिसीजन लेना होता है कि हम कौन से ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, दैट इज रोडवेज लेंगे, एयरवेज लेंगे, वाटरवेज लेंगे। वो डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारा प्रोडक्ट कैसे है, पेरिशेबल है, कॉम्प्लेक्स है, मीन्स हम ये आगे प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे प्रोडक्ट को कौन से टाइप की ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आ जाता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक तरह से पार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। बट अगर फंक्शंस आपको आइडेंटिफाई करने आए तो आपको ये अलग से भी पता होने चाहिए। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, अब जैसे टी हम लें, टी जो है वो असम में बनती है बट उसकी रिक्वायरमेंट हर जगह है। तो वहाँ पर हमारे को ये नीड पड़ती है कि हमारे को उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कस्टमर्स तक पहुँचाना है। तो वो कौन करेगा? वो ट्रांसपोर्टेशन हमारे को है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे को प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ये हमारे को टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। टाइम यूटिलिटी का मतलब है, अब देखो हमारे प्रोडक्शन और उसकी कंजम्पशन होने के बीच में टाइम गैप होता है। वो टाइम गैप को कवर करने के लिए हमारे को स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, हमारे को वेयर हाउसेज चाहिए जहाँ पर हम अपनी इन्वेंट्रीज को रख सकें। क्योंकि देखो ये ज़रूरी नहीं होता जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो तब आपके पास प्रोडक्शन भी हो रही हो सकता है हमारी प्रोडक्शन किसी और सीजन में होती हो और जिस प्रोडक्ट की जब डिमांड आती हो तब हम उसको मीटअप करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मैं बात करूँ रेनी सीजन की, ठीक है, तो अम्ब्रेलाज जो है वो रेनी सीजन में हमारे आती हैं। ओके, तो उसकी डिमांड रेनी सीजन में ज़्यादा हो जाती है। बट हम अगर उसकी वेट करें कि रेनी सीजन में ही हम अम्ब्रेला की प्रोडक्शन करेंगे तो हो सकता है हम अपनी डिमांड को मीटअप ना कर पाए, ठीक है। तो इससे हमारे को, क्योंकि हमारे को प्रोडक्शन करनी है, उसके बाद हमारे को ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो इससे बेटर है कि हम पहले ही प्रोडक्शन करके रखें और उसको हम सारी चीज़ें स्टडी करके हम अपने आप देख लें कि कितना लेवल ऑफ इन्वेंट्री हमारे को रखना है अपने वेयर हाउसेज में। तो अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, बट हमारे को सारी जगह रिक्वायरमेंट है,
अम्ब्रेलास की, यहाँ पे ये अम्ब्रेला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत जगह स्कैटर्ड हैं। अब यहाँ से यहाँ तक डिमांड जाने में कुछ गैप लगता है, तो वही गैप जो है वो वेयर हाउसेस पूरे करते हैं। तभी ये जो है हमारे को टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये, क्योंकि ये टाइम गैप जो है वो कवर कर लेते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मेरे यहाँ तक कस्टमर्स फैले हुए हैं अम्ब्रेलास के, तो इससे क्या करूँगी, मैं अपनी डिमांड को मीटअप करने के लिए मैं यहाँ पर वेयर हाउसेज रखूँगी, थोड़े बहुत वेयर हाउसेज रखूँगी, जहाँ से वो अपने अपने एरिया के डिमांड कस्टमर जो हैं वो पूरी कर पाए। ओके, तो ये वेयर हाउसेज जो है, यहाँ पर मैं पहले ही, मतलब उस सीजन के आने से पहले ही मैं थोड़े बहुत इन्वेंट्री रखूँगी। डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम बिजनेस करते रहते हैं हमें आइडिया लग जाता है, हमारी प्रिडिक्शंस होने लग जाती है कि इस टाइम पे इतनी डिमांड होएगी, तो हमारे को, हम अपने एक्चुअल कैलकुलेशंस के बेसिस पर हम यहाँ पर लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज अपने वेयर हाउसेज में रखेंगे, ताकि टाइम आने पर वो कस्टमर्स तक अवेलेबल रहे। तो जो हमारे वेयर हाउसिंग है वो हमारे को क्या प्रोवाइड करते हैं, टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये हमारे थे 12 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जो आपको अच्छे से याद करने हैं। हम आगे इनके कुछ फंक्शंस जो हैं वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। तब तक के लिए बाय।